पश्चिम के पास तो न अध्यात्म था न वेदांत, फिर भी पश्चिम ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? आप बार बार अध्यात्म वेदांत पर इतना जोर डालते हैं। पश्चिम इनके बिना ही आगे कैसे बढ़ गया? पश्चिम आधा आध्यात्मिक होकर के ही आगे बढ़ा है। अध्यात्म का संबंध होता है बाहर और भीतर, दोनों की सच्चाई से। पश्चिम आधा आध्यात्मिक तो रहा ही है। पश्चिम ने भीतर की सच्चाई की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाहर के तथ्य को जानने में उसने पूरा जोर लगा दिया। और अगर कोई संसार की, पदार्थ की हकीकत भी जानने में ईमानदारी से उत्सुक है तो वो आदमी आध्यात्मिक ही है, बस वो आधा आध्यात्मिक है, अभी पूरा नहीं हुआ। यही पश्चिम अगर पूरा आध्यात्मिक हो जाता तो न जाने और कितना आगे बढ़ जाता। भारत की जो स्थिति हुई, जिसके कारण भारत बड़ी दुर्दशा में रहा और उस दुर्दशा से अभी भी बहुत बाहर निकला नहीं है, वो स्थिति ये रही कि बाहर का तो तथ्य जानना नहीं है, क्योंकि बाहर का तथ्य जानने में कोशिश करनी पड़ती है, अनुशासन लगता है, सब्र चाहिए होता है, तथ्य के प्रति ईमानदारी चाहिए होती है। तो बाहर का तो कुछ पता करना नहीं है, मेहनत कौन करे? और मेहनत न करने की बदनीयती को जायज़ ठहराने के लिए कह दिया कि अरे ये तो जो बाहरी दुनिया है पार्थिव, ये तो क्षणभंगुर है, मिथ्या है, माया है, फानी है। क्या इसमें हम बहुत ज़्यादा शोध करें? क्या हम पदार्थ में घुस घुस कर देखें कि इसके भीतर क्या है? क्या हम अंतरिक्ष में दूर तक जा कर के देखें? बाहर का तो पूरा संसार ही बस भीतर का प्रक्षेपण मात्र है। तो बाहर जा कर के बहुत खोज खबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो बाहर खोज खबर नहीं की गई पिछले कई 100 सालों से भारत में, उसकी वजह ये नहीं है कि पूरी की पूरी आबादी ही इतनी आध्यात्मिक हो गई थी कि उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसका ज़्यादा बड़ा कारण ये है कि बाहर प्रयोग करने के लिए एक खुला मन चाहिए, मुक्त विचार चाहिए और श्रम चाहिए, अनुशासन चाहिए। अब कौन इतनी मेहनत करे? तो इससे अच्छा ये कह दो कि बाहर जो कुछ है वो तो मिथ्या है। चलो ठीक है भाई, बाहर वाली चीज़ को मिथ्या बोल दिया, तो भीतर की दिशा में श्रम करा क्या? नहीं, भीतर की दिशा में श्रम नहीं करा। भीतर की दिशा में बोल दो कि भीतर जो कुछ है वो तो हमें पता ही है। भीतर के लोक को लेकर के हमारे पास अद्भुत कहानियां हैं और उन कहानियों को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि साबित ही नहीं किया जा सकता कि वो कहानियां झूठी हैं।
भाई पृथ्वी लोक को लेकर के कह दो कि पृथ्वी लोक तो मिथ्या है। अच्छा चलो, तो अंतरलोक के बारे में तुमने कुछ अगर ज्ञान इकट्ठा करा हो तो वही बता दो। बाहर जो है वो मृत्यु लोक है या पृथ्वी लोक है, यह लोक है। तुम्हें उसका कुछ पता नहीं, उसको तो तुम कह रहे हो कि कौन इसमें पढ़े, जगत मिथ्या। तो तुम अंतरलोक या परलोक जिसको बोलते हो उसके विषय में ही बता दो कि तुमने क्या जाना। तो उसके विषय में तुमने कुछ जाना हो या ना जाना हो, तुम्हारे पास कहानियां तो खूब है ना, खूब कहानियां हैं। ज्ञान कुछ नहीं है, कहानियां जबरदस्त हैं। भीतर इतनी नाड़ियां होती हैं, 72,100। अब पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि होता ही होता है। और ये बात तुम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हो क्योंकि इस बात को जांचने का कोई उपाय नहीं है। बाहर की दुनिया में जो तुम बोलोगे वो बात झूठी साबित कर दी जाएगी जांच करके। तो तुमने बाहर की दुनिया में उपाय ये निकाला कि हम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। और क्यों नहीं बोलेंगे बाहर की दुनिया के बारे में? क्योंकि ये तो सब मिथ्या लोक है ना बाहर। तो बाहर हम क्या जानकारी हासिल करें? आपसे पूछा जाए कि बताइए पानी क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे पानी तो कुछ नहीं, फानी है पानी। पानी तो रहना ही नहीं है, तुम्हें पानी के बारे में क्या बोले? या आप कोई सुनी सुनाई बात कह देंगे, आप कह देंगे पानी भी एक तत्व है, मूल तत्व है, जो कि बहुत पुरानी बात है। ये उस समय की बात है जब वो संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे कि पानी को भी तोड़ के देखा जा सकता कि पानी मूल तत्व तो नहीं है। अभी तो उसके भीतर हाइड्रोजन बैठा है, ऑक्सीजन बैठा है, 2 अन्य मूल तत्व बैठे हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मूल नहीं है, उनके भीतर भी 3 मूल तत्व बैठे हैं। और जो 3 मूल बैठे हुए हैं उनके भीतर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। विज्ञान ने तो पिछले 50 सालों में ये भी जान लिया है कि वो भी मूल या फंडामेंटल नहीं है, उनका भी विखंडन हो गया है। उनको भी तोड़ के पता कर लिया है कि एलिमेंटल तो उससे भी नीचे का कुछ और है। तो बाहर की दुनिया को लेकर के या तो कोई जवाब देना नहीं है कि अरे छोड़ो हम बहुत दुनियादारी में नहीं पड़ते, हम तो विरक्त सन्यासी हैं, या कोई जवाब देना भी है तो वही जो सदा से चला आ रहा है। हाँ, भीतर की दुनिया को लेकर के हमारे पास बड़े रंगीले जवाब रहते हैं। जवाब मांगा जाए तो हम पूरी कहानी बल्कि पूरा उपन्यास सुना सकते हैं। पूछा जाए कि बताओ भाई, गर्भ में जो मांस का पिंड होता है उसमें जीवन कैसे आता है? तो एक से एक कहानियां हैं, एक से एक कहानियां हैं। ये भले ही ना पता होगा कि जो गर्भस्थ शिशु है उसको किस तरीके से पोषण मिल रहा है गर्भ में, और उसे किस किस तरह के पोषण की ज़रूरत है, और सकुशल उसका जन्म हो जाए इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। और
अगर किसी तरह की कोई पेचीदगी आती है तो किस तरह की चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब भले ना पता हो, लेकिन ये कहानियाँ भरपूर हैं कि ऐसे वो उड़ रही होती है आत्मा और फिर ऐसे प्रवेश करती है, फलाने द्वार से घुसती है, और ये इस तरह के 6 द्वार होते हैं और सब द्वारों का एक एक ऐसा ऐसा रंग भी होता है, और इस तरह की बातें आप खूब कर सकते हैं। इन बातों पे आपको कोई चुनौती भी नहीं देगा, क्योंकि ये बातें जांची नहीं जा सकती, इन पर कोई प्रयोग परीक्षण नहीं हो सकता, तो ये बातें चल रही हैं। ये काम भारत ने करा है, और ये काम अध्यात्म के बिल्कुल ही विरुद्ध है, क्योंकि अध्यात्म सच्चाई की खोज है। सबसे निचले तल पर वो मन होता है, वो लोग होते हैं, वो समाज होता है जो कल्पनाओं में जी रहे होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में उपनिषद रचे गए, जिस देश में सत्य की प्यास गहरी से गहरी रही, उस देश की ये दुर्गति हो गई कि वो देश कल्पनाओं में जीने लग गया, धारणाओं में जीने लग गया, मान्यताओं, दिवा स्वप्नों में जीने लग गया। उससे ऊपर का तल होता है उस मन का जो तथ्यों में जीता हो। ये पश्चिमी समाज हुआ। वो कम से कम कल्पनाओं में नहीं जीता, वो तथ्यों में जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्णतया विकसित समाज है, क्योंकि ऊंचा समाज, उच्चतम समाज वो होगा जो सत्य में जिएगा। और सत्य का मतलब होता है जगत का तथ्य और जीव का तथ्य एक साथ जानना। पश्चिम अभी इससे वंचित है। पश्चिम अभी इससे वंचित है। पश्चिम की सारी नजर कौन सा सच जानने पर है? जगत का सत्य, पदार्थ का सच पता चल जाए। पश्चिम की सारी कोशिश ये है। लेकिन इंसान का सच क्या है, मन का सच क्या है, इसकी ओर पश्चिम ने पर्याप्त ध्यान दिया नहीं है। हालांकि अब पिछले 20-40 सालों से पश्चिम ने भीतर की दुनिया पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत की दोनों ओर से दुर्गति है। बाहर की दुनिया को जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, बाहर की दुनिया को जानने के लिए जो अनुशासन और श्रम चाहिए उसका कोई इरादा नहीं। और रही भीतर की दुनिया की बात, तो वो जानने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें पहले ही पता है। हमारे पास ज़बरदस्त किस्से कहानियाँ हैं, और अगर वो किस्से कहानियाँ कभी कम पढ़ने लगते हैं या कमज़ोर पढ़ने लगते हैं, तो एक से एक ज़बरदस्त गुरु घूम रहे हैं, वो और आपूर्ति कर देते हैं कहानियों की। पश्चिम में शोध होगा कि मृत्यु क्या चीज है, कैसे आती है, मृत्यु के क्षण में शरीर के कौन से हिस्से काम करने बंद करते हैं। हृदय की मृत्यु पहले होती है, मस्तिष्क की मृत्यु पहले होती है, जिसको हम चेतना कहते हैं, उसका मृत्यु से क्या संबंध है। पश्चिम में शोध होगा। भारत में गुरुजन मृत्यु को लेकर के अफसाने फैलाएंगे, एक से एक परी कथाएं, बच्चों की कहानियां। तो फिर कैसे पता चलेगा? ना बाहर की जगह तो कुछ पता चलना है, ना भीतर की जगह तो कुछ पता चलना है। हमें सच्चाई चाहिए कहाँ? हमें तो काम हमारा चल जाता है
कल्पनाओं से, कहानियों से। भारत इसलिए पीछे रह गया है। समझ में आ रही है बात? तो पश्चिम आगे इसलिए नहीं बढ़ा है कि वो आध्यात्मिक नहीं है। ये भी एक बड़ा प्रचलित कुतर्क है कि साहब भारत आध्यात्मिक है इसलिए पीछे रह गया और पश्चिम आध्यात्मिक नहीं है इसलिए आगे बढ़ गया। दोनों तरफ से गलत बोल रहे हो, एकदम बात को समझ नहीं रहे। तुम कह रहे हो भारत आध्यात्मिक है इसलिए पीछे रह गया, नहीं, भारत पीछे इसलिए रह गया क्योंकि भारत आधा भी आध्यात्मिक नहीं है। भारत को न जगत का सच जानना है न जीव का, इसलिए सबसे पीछे रह गया। और पश्चिम आगे इसलिए निकल गया क्योंकि पश्चिम कम से कम आधा आध्यात्मिक है। तो पश्चिम के आगे निकलने की वजह ये नहीं है कि उन्हें अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। पश्चिम आगे इसलिए निकला है क्योंकि वो आधा तो आध्यात्मिक है ही, इसलिए वो भारत से आगे निकला हुआ है। चूंकि सिर्फ आधा ही आध्यात्मिक है पश्चिम, इसीलिए उनके पास बहुत सारी समस्याएं भी हैं। पदार्थ को उन्होंने जीत लिया है लेकिन भीतरी तौर पर परेशान है। पश्चिम और आगे निकल जाएगा जैसे ही वो भीतरी सच में भी जिज्ञासा दिखाएगा और प्रयोग करेगा, और ऐसा करना पश्चिम ने शुरू भी कर दिया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में अभी भी न विज्ञान के प्रति और न अध्यात्म के प्रति कोई सच्ची रुचि दिखाई दे रही है। आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम विज्ञान में तो आगे है ही, अध्यात्म में भी आगे निकल जाए। भारत क्या बनने की दिशा में अग्रसर है? मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का एक साधारण औसत किस्म का बाजार, जिसकी खासियत बस ये है कि उसमें लोग बहुत सारे हैं, जिस कारण बाजार का आकार बड़ा है। क्यों विशेष है भारत भाई? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हैं। उन 140 करोड़ लोगों की गुणवत्ता कैसी है इसकी कोई बात नहीं करनी है। उन 140 करोड़ लोगों के ज्ञान का स्तर क्या है, चेतना का स्तर क्या है, इसकी कोई बात नहीं करनी है। वो सब जो लोग हैं अधिकांशतः आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी या तो औसत दर्जे के हों या औसत से भी नीचे के, लेकिन वो इतने ज़्यादा हैं कि कुल मिलाकर के वो एक बड़ा बाजार बन जाते हैं, जिसमें विक्रेता कंपनियां ये सब आकर के अपना माल बेच सकती हैं। तो बस इतना ही कुल महत्व पाने की दिशा में भारत अग्रसर है। और ये निश्चित रूप से न सिर्फ दुखद बल्कि भयानक बात है। समझ में आ रही है बात?